गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं ना। देखिए, आज फिर से हमको वीडियो बनाने का मन किया कि आप लोगों का बहुत शिकायत था कि सर आपका नया वीडियो नहीं आ रहा है, कब से आएगा। ठीक है, तो अब से डेली एक एक वीडियो आएगा पक्का। फिजिक्स का भी आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा और बायोलॉजी का भी आएगा और इवन मैथ का भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब डेली का डेली वीडियो आएगा, बस सपोर्ट करते रहना है। तो हम शायद क्या पढ़ा रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी क्या पढ़ा रहे थे बच्चे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा दिया था। अब आगे हम बात करते हैं आज, ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जरा देखते हैं बेटा, हम देखना चाह रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इसको कौन कौन फिनोमेना है जो साबित करता है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पार्टिकल नेचर को दो थ्योरियां साबित करता है। दो थ्योरी मतलब दो थ्योरी को प्रूव करने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको आप लाइट बोलते हो बेटा मोटा मोटी, उसको आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पार्टिकल मानना ही पड़ेगा। बिना इसके माने हुए आप उस दोनों घटनाओं को साबित बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वो घटनाएं कौन कौन है? पहला है बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और दूसरा है, याद रखिएगा बस, और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों घटनाओं को साबित करने के लिए आपको लाइट कहो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहो, आपको इनको क्या मानना पड़ेगा? पार्टिकल मानना ही पड़ेगा। आओ जरा देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यदि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें तो क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन यदि हम कहें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? सिंपल यदि बात बोलें तो रेडिएशन बाय ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं ना। क्या बोलेंगे? रेडिएशन बाय ब्लैक बॉडी, यही ना बोला जाएगा, रेडिएशन बाय ब्लैक बॉडी, ये बोल सकते हैं। या दूसरा बात बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? ये तो पहला बात हो गया कि रेडिएशन बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये पहला बात हो गया। यदि हम दूसरी बात को कहें तो हम ये बात बोल सकते हैं कि आइडियल ब्लैक बॉडी वो बॉडी होता है जो भी रेडिएशन उस पर गिरे उसको सोख ले, या जब इमिट कर रहा हो तो सारा का सारा रेडिएशन क्या करे? इमिट कर दे। तो आइडियल ब्लैक बॉडी क्या बोलेंगे? आइडियल ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी which absorb or emit all radiation। जो भी रेडिएशन है उसको या तो एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं तो जब इमिट करने की बारी आएगी तो सब का सबको इमिट कर देगा। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक करिया ही दिखे? बिल्कुल नहीं। सन बहुत अच्छा ब्लैक बॉडी है, मगर क्या काला दिखता है? बिल्कुल नहीं। स्नो जो आप बर्फ कहते हो वो भी क्या है? एक ब्लैक बॉडी है, मगर वो काला दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं दिखता। तो ये जरूरी नहीं है कि जो काला दिखे वही क्या हो? ब्लैक बॉडी हो। ब्लैक बॉडी का सिंपली मतलब होता है कि जो जितना बढ़िया एब्जॉर्बर होता है, जितना बढ़िया सोखता है, बाद में जब इमिट करने की बारी आएगी तो जो सोखा है उसको क्या कर देगा? इमिट कर देगा। जैसे हमारा एक ब्लैक होल, नाम सुने हैं ना, हमारा सन भी कुछ दिनों के बाद किस में पहुंच जाएगा? ब्लैक होल में पहुंच जाएगा। यदि ये ब्लैक होल में पहुंच गया तो क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा और बहुत छोटा हो जाएगा। इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा, इतना ज़्यादा इसका ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा कि इसके बगल से यदि लाइट भी गुजरेगा ना तो उसको भी क्या कर लेगा? सोख लेगा। और ये बहुत भारी हो जाएगा बेटे, ये बहुत हैवियर हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं ब्लैक बॉडी। अभी सुनो, तो तुम कहोगे ना कि सर ऐसा क्या हुआ ब्लैक बॉडी में कि इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा गया? ऐसा क्या हुआ कि ये पार्टिकल नेचर को साबित कर रहा है? ऐसा क्या हुआ? तो तुम ही सोचो ना, कोई चीज़ सोख रहा है, क्या इंटरफेरेंस शो कर रहा है? नहीं। लाइट मुड़ रही है, रिफ्लेक्शन शो कर रहा है? नहीं। लाइट बेंड कर रही है? नहीं ना कर रही है। इसका मतलब लाइट सूख जा रही है। तो सूखने का प्रॉपर्टी किस में होता है?
पार्टिकल में सूख जाए। जैसे कोई चीज़ को मान ले ना ढेला, तो ढेला को मारे तो क्या होगा, वो ज़मीन पर चिपक जाएगा। तो वो किस में होता है, वो होता है ब्लैक बॉडी में। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी को समझ लो, जितना बढ़िया लाइट गिरेगा, जितना बढ़िया किसी बॉडी पर गिरा वो सबको सोख लिया, और जब इमिट करने के बारी आई तो जो सोखा था उन सभी को इमिट कर दिया। वैसा ही बॉडी, कौन सा बॉडी कहलाएगा, ब्लैक बॉडी। यदि हम इसका एग्जाम्पल लिखें आपके सामने, तो पहला एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटा कार्बन ब्लैक। क्या लिख सकते हो, कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक। और दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो फर्री बॉडी, FERRY, फर्री का बॉडी, फर्री बॉडी। ये फर्री बॉडी क्या है बेटा, उस फर्री एक साइंटिस्ट था, उसने एक बॉडी का निर्माण किया था। क्या किया था, एक ऐसा बक्सा लेके इसमें एगो छेद कर दिया ऐसे, ठीक है, और लाइट इस छेद से ऐसे गुजारा। तो ऐसा किया, ऐसा अरेंजमेंट था कि लाइट इसी में बार बार रिफ्लेक्ट होता रहा और कभी बाहर नहीं निकला। तो ऐसा बॉडी भी देखने में कैसा नजर आएगा, क्योंकि हम कोई चीज़ को देखते कब हैं, जब उससे लाइट निकल के हमारे आँख पे आती है, आँख पे आती है, गिरती है, तो हम उसको सेंस कर पाते हैं कि ये फलाना है, ये कलर है। मगर यदि इससे लाइट आए ही नहीं हमारे आँख पे, जो गिरा वो सब सूख गया, ठीक है, वो कुछ आया ही नहीं बाहर, तो वो कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। और कार्बन ब्लैक, जिसको आप काजल कहते हो, ये भी किसका एग्जाम्पल है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी का। ऐसे तो दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता बेटे, मगर इसको आप टेंस टू आइडियल मान सकते हो, परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान सकते हो। तो कोई पूछे ब्लैक बॉडी क्या है, पहला बात क्या पूछेगा कि ऐसा कौन कौन फेनोमेना है लाइट का जिसके लिए आपको लाइट को पार्टिकल मानना पड़ा। तो पहला ब्लैक बॉडी, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, तो रेडिएशन बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरी बात, अब कौन होगा ब्लैक बॉडी, तो वैसा बॉडी जो जिस पर जितना रेडिएशन गिरे उसको वो सोख ले, और जब इमिट करने के बारी आए तो उसको इमिट भी कर दे। तो जो जितना बढ़िया एब्जॉर्बर होता है बेटा, उतना बढ़िया इमिटर होता है। एग्जाम्पल क्या, कार्बन ब्लैक और फर्री का बॉडी। यदि हम यहाँ एक ग्राफ देखें, ध्यान से सुनना, एक ग्राफ बनाया जाता है बेटा, इंटेंसिटी वर्सेज वेवलेंथ, इंटेंसिटी वर्सेज वेवलेंथ का। तो देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, याद रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ये देखो, ये पहला, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। देखो ये T2 टेम्परेचर पर खिला हुआ है, ये T1 टेम्परेचर पर, तो इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है और इसका इंटेंसिटी कम है। आ रहा है समझ में। मगर तुम देखो वेवलेंथ के हिसाब से, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, कुछ दूर तक तो इंटेंसिटी बढ़ा, उसके बाद इंटेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। फिर से देखो, जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, मगर वेवलेंथ यदि बढ़ा रहे हैं तो पहले इंटेंसिटी बढ़ता है, फिर क्या हो जाता है, घट जाता है। और इसी को कौन सा ग्राफ बोलते हैं, आगे चल के इसी को विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में पढ़िएगा फिजिक्स में, ठीक है। हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए हम इतने डील कर सकते हैं। तो कोई बोले कि ब्लैक बॉडी क्या है, तो पहला बात रेडिएशन बाय ब्लैक बॉडी। दूसरा बात, ब्लैक बॉडी कहते किसको हैं, तो वो जो जिस पर जो लाइट गिरे उसको सोख ले, और जब इमिट करने की बारी आए तो सारे रेडिएशन को रेडिएट कर दे, उसको क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। एक टर्म है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ध्यान से सुनिए, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताता है। किसको बताता है, ये बताता है बेटा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को ये भी बताता है, नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्चुअली में एनर्जी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का बताता है। क्या बताता है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ, एनर्जी ऑफ लाइट बताता है। ऐसे लिख लो, इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ लाइट बताता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताता है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी एनर्जी बताता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इसके अनुसार लाइट, इससे पहले के जो वैज्ञानिक थे मैक्सवेल वगैरह मानते थे कि लाइट कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता है। लाइट किस फॉर्म में चलता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में, इस तरीका से वेव की तरह। कैसे चलता है बेटा, वेव की तरह। मगर मैक्सवेल ने कहा नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। आप लाइट को एज्यूम कर सकते हो कि लाइट एक छोटे छोटे पैकेट में भी चलता है, ऐसे ऐसे पैकेट में,
ठीक है। अच्छा एक बात सुन लो, ये वेव माना गया और ये पार्टिकल माना गया। ये वही बात है बेटे, जैसे किसी को कुछ भी बोल दिया जाए, कुछ लोग वेव भी मानते हैं और कुछ लोग पार्टिकल भी मानते हैं। कुछ फेनोमेना हम वेव मान के प्रूफ कर सकते हैं, कुछ पार्टिकल मान के प्रूफ कर सकते हैं, तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो पाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, तो ये जो छोटा छोटा पैकेट है इसको उसने कहा एनर्जी पैकेट, एनर्जी पैकेट। और इसी एनर्जी पैकेट को प्लांक ने क्या कह दिया बेटा, क्वांटा। क्या कह दिया, क्वांटा। इसी को क्वांटा। और विजिबल लाइट के केस में इसी को फोटोन कहा। विजिबल लाइट के केस में, ये विजिबल लाइट, विजिबल समझ रहे हो ना, विजिबल लाइट के केस में क्या कह दिया, इसी को फोटोन कह दिया। तो हमने कहा प्लांक क्वांटम थ्योरी एनर्जी ऑफ वेव बताता है। दूसरी बात, इसके अनुसार लाइट कंटिन्यूअस फॉर्म में ना चल के छोटे छोटे पैकेट में चलती है, जिस पैकेट को फोटोन कहा जाता है या क्वांटा कहा जाता है। आ गया समझ में? आइए इसी बात को देखते हैं, लिखते हैं, थोड़ा सा कॉपी करते हैं। तो हमने कहा, हमने क्या कहा बेटे, ध्यान से देखिए। हमने कहा कि इसने क्या कहा कि लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव emitted or absorbed in discontinuous, या ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन किस फॉर्म में, ट्रैवल इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रैवल करता है। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म कहने का क्या मतलब था इसका, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब इन फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, फोटोन। क्या बोलते हैं बेटा, फोटोन। और इसी को फोटोन या क्वांटा कहो, क्या कहते हैं, क्वांटा। तो इसने कहा कि लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे उसको मोटा मोटी लाइट भी कहो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म कहने का से इसका क्या सेंस था, इन फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और हर एक पैकेट को क्या कह रहे हैं बेटा, फोटोन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, फोटोन कह रहे हैं। ठीक है, या क्वांटा। अच्छा, इसी क्वांटा को इन केस ऑफ विजिबल लाइट के केस में क्वांटा टर्म को किससे रिप्लेस कर देते हैं, क्वांटा को रिप्लेस कर देते हैं फोटोन से। किससे रिप्लेस कर देते हैं, फोटोन से। विजिबल लाइट में जो क्वांटा टर्म यूज करते हैं उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, फोटोन। क्लियर? बहुत लोग तो यहाँ पर भी क्वांटा की जगह क्या इस्तेमाल करता है, फोटोन। कोई दिक्कत नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हो। अगला बात इसने कंटिन्यू किया, अगला बात बोला कि इसने बताया कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो कैसे निकालते हैं, एक फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हैं, एच न्यू से मल्टीप्लाई करके। जहां एच क्या है बाबू, प्लांक्स कांस्टेंट, अपने नाम से ही कांस्टेंट दे दिया। ठीक है, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करके निकाला 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा, इसको 6.67 भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -34 जूल इंटू सेकेंड, वो दिया रहेगा आपको। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अब इसने और भी एक्सपेरिमेंट किया। इसने पाया कि एनर्जी ऑफ जो वेव होता है, ये तो एक फोटोन की एनर्जी हुई, एनर्जी ऑफ जो वेव होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एक वेव में कितने फोटोन पड़े हुए हैं। मान लो इसने पाया कि यदि वेव में एक ही फोटोन है तो उसकी एनर्जी h न्यू होगी, वेव में 2 फोटोन है तो उसकी एनर्जी 2h न्यू होगी, 3 फोटोन है तो 3h न्यू होगी, 4 फोटोन है तो 4h न्यू होगी। इसी तरह इसने पाया। तो यदि हम बोलें कि एनर्जी ऑफ वेव हैविंग n फोटोन, यदि हम n फोटोन वाले वेव का एनर्जी निकालें तो कैसे निकालेंगे, एक फोटोन की एनर्जी कितनी,
एच न्यू। तो n फोटोन रखा है तो कितना एनर्जी हो गया, एन एच न्यू। और इसी को लिख सकते हैं बेटा एन एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि हम जानते हैं न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा, और ये पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये है वेवलेंथ। क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका, वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन दिए, कैलकुलेट एनर्जी of wave having frequency 10 का पावर 17 हर्ट्ज and carrying 10 का पावर 15 क्या बेटे, फोटोन। कितना फोटोन रखे हुए हैं, 10 का पावर 15 फोटोन, मतलब इसमें 10 का पावर 15 फोटोन लदे हुए हैं। तब बताइए इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, E बराबर क्या जानते हैं, एन एच न्यू। ठीक है ना, तो n का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, बोलो 10 का पावर 15 इंटू एच का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू न्यू का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, 10 का पावर 17 आ गया। तो देखो 17 और 15 कितना हो गया, 32। हाँ, 15 दूना 30 और 32 इसमें से घट गया बेटे, तो कितना आ गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -2, और एनर्जी का यूनिट क्या लगा देंगे, जूल। आया समझ में, 6 कितना आ गया 6.67। आप 67 ही लो ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग 6.626 ले लेता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेना एग्जामिनर क्या वैल्यू दिया है। तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल, सिर्फ जूल, सेकंड नहीं बेटा, क्योंकि ये सेकंड से ये वाला सेकंड कैंसिल हो जाएगा। इसका यूनिट सेकंड -1 होता है और इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये रहा ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लांक्स का थ्योरी। अगले दिन पढ़ेंगे इस पर, और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटे, और अगले दिन पढ़ेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू।